हेलो। मैं अब माइक के लिए राजेश तिवारी जी से भाई स्वागत के लिए विजय पांडे जी सर अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी करेंगे। प्रमोद नायक भाई सीएम साहब का स्वागत करेंगे और अगले वक्ता के रूप में भाई राजेश तिवारी जी से आग्रह करूंगा संचालन के लिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी की तबीयत खराब है, बुखार होने के बाद में आज वो सब हम लोगों के बीच में आई है। छत्तीसगढ़ के प्रति उनका प्रेम को दिखाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रियंका जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। कल उनका भी स्वास्थ्य खराब हो गया था, लेकिन लगातार जनता के बीच में जाकर उनके हित में फैसला लेने का काम हमारे नेतागण कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रियंका जी का, आदरणीय भूपेश बघेल जी का, डॉक्टर चरणदास बहन जी का, सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय साथियों, अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भाई अटल श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें अटल श्रीवास्तव जी। बिलासपुर जिले के आज नामांकन रैली के अंतिम दिन में हमारे बीच में हम सब की नेता जिन्होंने यूपी हिमाचल में कांग्रेस का परचम लहराया, जिन्होंने नारा दिया था कि लड़की हो तो लड़ सकती हो, आज पहली बार बिलासपुर आगमन पर मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चरणदास बहन जी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय फूलो देवी नेताम जी, हमारे सभी कांग्रेस के प्रत्याशीगण और मंच पर बैठे हुए सब मंचस्थ अतिथिगण और मेरे कांग्रेस के जाबाज साथियों, आज हम लोग के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच बिलासपुर में पहली बार प्रियंका गांधी जी का आगमन हो रहा है। बहुत सारी बातें इसके पहले के वक्ताओं ने कही, बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे वक्ताओं ने बताया कि किन किन योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है। मैं उन योजनाओं पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब मैं पिछले 10 दिनों से चुनाव प्रचार कर रहा हूं तो एक बात सामने आती है कि अब भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। आज गांव गांव का आदमी कहता है, हर किसान ये कहता है, ये सरकार हमारी सरकार है। साथियों, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए। इन 23 सालों में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था, पर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ियापन अगर कभी आया है तो इन 5 सालों में आया है। हम गर्व से कहते हैं कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। हमारा राज्य गीत पहले कभी नहीं हुआ था, पर हमारा राज्य गीत अरपा पैरी की धार से शुरू हुआ है। वही अरपा नदी जो बिलासपुर से बहती है। आज देखिए कि हमारे तीज त्योहार, हमारे खान पान, हर जगह में छत्तीसगढ़िया पहचान बनी है। साथियों, केवल एक ही बात काफी है कि हम अपने स्वाभिमान से अपने छत्तीसगढ़ियापन की पहचान जो छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने दी है, वो हम सब के लिए गर्व का विषय है। योजनाओं की बात करूंगा, आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल हो चुका है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी खैरागढ़ में कि 500 रुपए महिलाओं के लिए 500 रुपए की सिलेंडर में सब्सिडी होगी। आप देखिए कि हर अंतिम आदमी तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहां पर आए हुए हैं,
पिछले बार बिलासपुर जिले की तस्वीर थोड़ी गड़बड़ थी, पर इस बार बिलासपुर की पूरे 6 के 6 विधानसभा जीत के आना है, क्योंकि इन 5 सालों में 2 साल कोरोना के गुजरने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार गांव के अंतिम छोर तक पहुंची है। हर योजनाओं का फायदा अंतिम आदमी तक हुआ है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अंतिम आदमी तक पहुंचना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लेकर, उनकी घोषणाओं को लेकर और उनके भरोसे को लेकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की 6 की 6 विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं हमारे प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रियंका दीदी जी आज बिलासा जी के नगरी में आई हैं। मैं उनको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब भी उनको देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के लोग इंदिरा जी को याद करने लगते हैं, क्योंकि उनमें इंदिरा जी की प्रति छाया है, इंदिरा जी की छवि है और वही साहस है जो इंदिरा जी में हुआ करता था। इसलिए मैं उनका इंदिरा रानी आदरणीय राहुल जी के, आदरणीय प्रियंका जी के निर्देश पर, जिसने छत्तीसगढ़ की तकदीर को और तस्वीर को 5 सालों में बदलने का प्रयास किया और आप सबको बदल कर यहां दिखाया, हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित किया, ऐसे भाई हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय बहन रश्मि जी, फूलो देवी नेताम जी, पूर्व सांसद मैक्लाउड जी, शैलेश पांडे जी, अटल श्रीवास्तव जी, विजय केसरवानी जी, विजय भाई, आदरणीय कौशिक जी, आदरणीय दिलीप लहरिया जी, आदरणीय अग्रवाल जी, आदरणीय विजय जहांगीर जी, आदरणीय बैजनाथ जी, प्रमोद जी और मंच पर तमाम उपस्थित हमारे कांग्रेस के प्रमुख साथियों, हमारे कार्यकर्ता और सामने बैठी हुई हमारी बहनें, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। हम पूरा समय आदरणीय प्रियंका जी के लिए रखे हैं। मैं इनको यही बताना चाहता हूं कि आप बस्तर के कोने में चले जाएं, सरगुजा के कोने में चले जाएं या बिलासपुर आए, सबको कांग्रेस नहीं सिर्फ इंदिरा जी का नाम याद है। हम लोग गांव में जब छोटे छोटे गांव में जाते हैं तो कहते हैं हम लोग इंदिरा जी की पार्टी के हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में रची बसी हैं हमारी इंदिरा जी। सोनिया जी भी आ चुकी है, राजीव जी आए थे तब उन्होंने महिलाओं को बहुत बड़ा अधिकार दिया था। आज देश की सभी महिलाएं आपकी तरफ देख रही हैं, क्योंकि आपने जिस दमदारी के साथ लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था, उस नारे से इस पूरे महिलाओं को, बहनों को या हमारी माताओं पर, आप पर बहुत बड़ा भरोसा है और आपसे भी आशा रखते हैं कि आने वाले वर्षों में आपके ही माध्यम से, आपके ही निर्देश पर, आपके ही बताए रास्ते पर चलकर भाई भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके निर्देशों के अनुसार यहाँ की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देती रहेगी। जिस तरह 20% अभी टिकट में दिया, आने वाले सभी चुनाव में, सभी पदों में महिलाओं को आपके नेतृत्व पर सहयोग मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं छत्तीसगढ़ की, बिलासपुर की, बिलासा की इस नगरी में। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेलो, अब बहुत ही सम्मान के साथ मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाह रहा हूं जिनके नेतृत्व में 5 साल पहले सरकार बनी, जिन्होंने संकल्प लिया कि पूरे छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को मैं बदलूंगा। ऐसे किसान के बेटे
पार्टी पुत्र भूपेश बघेल जी को मैं आमंत्रित करता हूं। भूपेश है तो, भूपेश है तो। काका अभी जिंदा है, बैठा। मंच में उपस्थित हमारे बिलासपुर में पहली बार इंदिरा जी के पोती श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, भाई राजेश तिवारी जी, भाई विजय जहांगीर जी, आज जिन प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जिसकी रैली हम लोग आए, भाई शैलेश पांडे जी, रश्मि आशीष सिंह जी, श्रीराम कौशिक जी, अटल श्रीवास्तव जी, दिलीप लहरिया जी, विजय किशोरानी जी, इन सब ने नामांकन भरा और उस रैली संबोधित करने प्रियंका जी आई है। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं, आज मैंने भी नामांकन भरा। आदरणीय विजय पांडे जी, प्रमोद नायक जी, रामशरण यादव जी, अरुण सिंह चौहान जी, आदरणीय वाणी राव जी, आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, आदरणीय प्रमोद नायक जी, राजेश शुक्ल जी, अभय नारायण जी, अरुण सिंह चौहान जी, शेख नजरुद्दीन जी, देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय भाई संतोष कौशिक जी, आदरणीय रवीन्द्र सिंह जी, इनग्रीड मेघलाउड जी, कमला मनहर जी, ऋषि पांडे जी, चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, संजू दीक्षित जी, अजय उपाध्याय जी, पुलक वर्मा जी, नरेंद्र बोलर जी, महेंद्र गंगोत्री जी, विष्णु यादव जी, राजेश पांडे जी। अब एक ज्यादा नाम नहीं ले सकूंगा, जब तक हम बैठे सब जन जय जोहार कर रहा था। उपस्थित बिलासपुर के बहुत ही ऐतिहासिक मैदान और मैं आप सब की उपस्थिति सबो जल्ला में प्रणाम कर रहा था, सबो जल्ला नमन कर रहा था। जय जोहार। एक बार जोरदार जयकारा के साथ अपन बात में शुरुआत करूं। बोलो महामाया की, विलासा देवी की। दूसरा चरण के नामांकन आज समाप्त हो गए। अब केवल नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट के कार्यक्रम और बचे। वैसे भी सब प्रत्याशी मन मैदान में डटे हुए हैं। कुछ वोट कटवा मना लगे हुए हैं कि कैसे कांग्रेस के वोट ला काटन। जी कोनो हाथी छाप है, कोनो ठुठुआ नांगर है, तो कोनो और कहीं है। ये वोट कटवा में से सावधान रेल लगी। काबर सावधान रेल लगी? काबर कि 5 साल जिन सरकार आपके काम करे है, वो आप मन के हित में, आप मन के ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लड़का हो, सियान हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब ला ध्यान में रखते हुए 5 साल हम कार्यक्रम आयोजित करें। ओकर पहली 15 साल के सरकार रही से ओकरो स्थिति तुम जाना था। कावर के कह रही से 2100 रुपया देवो, 300 रुपया बोनस हर साल देवो, 2100 देगो भानी मिलीस, चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। आदिवासी मतलब ठगे काम करीस, जर्सी गाय देवो, वो गेरवा खुटी में टंगाए सर गए, लेकिन जर्सी गाय कोनो आदिवासी नहीं मिलीस। महिला मतलब खूब ठगीस कि तुम्हारा घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हारे नाम से रही। चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटिस, चुनाव बाद राशन कार्ड लग काट दीस। बिलासपुर के ये पीछे एक सड़क और बगल के थाना ये बात के गवाह है कि तमाम हमार बहनी मन, हमार कांग्रेस के साथी मन ये जतकर राशन कार्ड काटे तेकर मन के खिलाफ FIR करे बर थाना खमन घेराव करे रहे। पूरा ये सड़क जाम हो गई, यूं तरफ से यूं तरफ से
राशन कार्ड काटे काम करीस, महिला मन ला ठगीस, नौजवान मन ला ठगीस और बिलासपुर मन के ऊपर तो विशेष पेमरी से पूरा शहर ला गड्ढा में तब्दील कर दे से खोदापुर हो गई से, बिलासपुर नहीं हो गई से। अब जिन परिवर्तन आए हैं ये 5 साल में, संकट के समय हो चाहे केंद्र सरकार के अड़ंगाबाजी हो, हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े रही। ये महिला मन के राशन कार्ड अब कोनो जरूरत नहीं है लाइन लगे के, कोनो नेता के अप्रोच लगाए के, सब का राशन कार्ड है और सब ला 35 किलो चावल मिला था, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे। माटी तेल के बात तो नहीं कहूं कि माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय करते। 400 सिलेंडर रही से जब यूपीए सरकार रही से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रही से, तब 400 गैस सिलेंडर में हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी बढ़िया गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के धरना देवत रही से बहुत महंगा है गैस। आज 1200 रुपया हो गए। महिला मन खोजा थे कहां स्मृति ईरानी और कहां हेमा मालिनी जी। अब नहीं दिखा। तो राशन कार्ड हो चाहे रसोई गैस हो, ये में खूब ठगे काम भारतीय जनता पार्टी के सब साथी मन करीस। बहुत ज्यादा वक्त में नहीं लेना चाहूं, बहुत ज्यादा देर तक के प्रियंका जी और आपके सामने में नहीं रहना चाहूं। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, हमारे विकास के केंद्र में कोई चीज है जरा केंद्र मान के हम सब निर्णय करें तो शहर या गांव के विकास नहीं बल्कि व्यक्ति ला केंद्र मान के सारा निर्णय हमार हो। चाहे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से, चाहे महिला मन जिन एनीमिक महिला है, चाहे कुपोषित बच्चा है तेकर मन के परियोजना बनाए, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल के गरीब घर के लड़का मन ला भी। बिलासपुर में कब तक खुलवाए 14 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, सब ले ज्यादा का कन तो मोर विधानसभा में नहीं है। एक बिलासपुर में 14 कॉलेज भी है, अंग्रेजी कॉलेज। रमन सिंह और सेठ के राज में कब अंग्रेजी कॉलेज नहीं से, आज अंग्रेजी कॉलेज और हम घोषणा करें हमारी सरकार फिर से बनाओ सबो जिला में, अभी 10 तक जिला करें, सबो जिला में अंग्रेजी महाविद्यालय रही। तो आज हमारो लड़का मन, गरीब के लड़का मन भी अंग्रेजी पढ़ सके, तेकर वर हमन योजना बनाए। अभी जिस प्रकार से मजदूर मन पर योजना बनाए, किसान पर योजना बनाए, ओकर आर्थिक उन्नति हुई। व्यापारी संगठन के साथी मन मोले दिन सम्मान पर बलाई सब पूछिस कितने गरीब पर कर देस, महिला मन पर काम करेस, किसान पर काम करेस, गांव पर विकास के काम करेस, हमार पर काय करेस। तो मैं एक ठक जवाब दे कि तोर ग्राहक के जेब में पैसा डाले काम न करे। आज यदि बिलासपुर में, रायपुर में, अंबिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर या छोटे छोटे कस्बा या शहर में यदि रौनक दिखाई देते, उसका कारण यह है कि वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, वो गोधन न्याय योजना है, वो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना है, वो बेरोजगारी भत्ता योजना है। एक मन के माध्यम से लगातार 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता खाता में सीधा मन डाले काम करे। और कारण से आज व्यापार व्यवसाय बढ़े, और जब व्यापार व्यवसाय बढ़ी, आज जो दुकान के चमक है, बाजार में रौनक है, वो सब यही योजना में उनके कारण से देश और दुनिया में मंदी हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं हुई। काबर के ये राहुल गांधी के, ये कांग्रेस के, ये प्रियंका गांधी के सरकार है जिन हमेशा किसे कि गरीब के, किसान के जेब में पैसा डालो, वो पैसा बाजार में आई, और बाजार जब रही तो उद्योग स्थापना हुई, रोजगार मिले। ये अर्थव्यवस्था लेके कांग्रेस पार्टी चले 5 साल काम करे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दूसरा चरण के नामांकन समाप्त हो गए, होकर बाद भी एक बार भी छत्तीसगढ़ में काय करवो ये बात नहीं के किसान बर, मजदूर बर, महिला बर, नौजवान बर, व्यापारी मन बर का करवो, एक ठक घोषणा नहीं करे। ये मन तो बस एक ठक थे रमन सिंह के नामांकन में आ रही अमित शाह जी, वो किस भ्रष्टाचारी मल्ल उल्टा लटका के सीधा कर दे। तो मोर बयान आ रही से सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नामांकन में तो आया पहले लटका काबर की चाउर के पैसा लुई खाए, खदान लुई खाए, धान लुई खाए, नान लुई खाए, चिट फंड कंपनी के पैसा लुई खाए, और आखिरी में जिन खून है वो सर चढ़ के बोलते किसी सियान में। रायगढ़ में कार्यकर्ता मन के सम्मेलन में रमन सिंह खुद कहे 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, के नहीं के 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दे, 30 साल हम उनके राज आई। तो कमीशन कामे टिफिन में, कमीशन कामे चप्पल में, कमीशन कहाँ में पुस्तक कापी में, कमीशन कामे वो मोबाइल सरहा मोबाइल काकरो कर बाँचे नहीं बाँचे ना। और हमर मन की योजना गोबर बेचते 15 दिन में खाता पैसा, वर्मी कंपोस्ट बनाते 15 दिन में खाता, बेरोजगार भत्ता 1 महीना बटन दबाकर खाता में पैसा, भूमि श्रमिक 3 महीना होकर खाता में पैसा, लघु उपज संग्राहक होकर खाता में पैसा, किसान मन के हर 3 महीना में होकर खाता में पैसा। तेती बटन दबाता और जो हितग्राही है लाभार्थी है होकर खाता में पैसा पहुंचा था। अब बटन दबाए बेरा आए फिर से 17 तारीख के बटन दबी कामे दबी, हाथ उठा बोला कामे दबी। हाँ वो गली में जाओ वोट मांगे पर जाता ना जनसंपर्क करे पर तो लड़का मन नारा लगाते एती ओती झंझा दे दनादन, हाँ पंजा में देना। तो बहुत ज्यादा वो बात ना कहते हुए मैं के कहना चाहता हूं, ये मन केवल लूटे काम करे। बिलासपुर के जनता ये बात के गवाह है कि बिलासपुर के साथ का छलावा करे। सबसे ज्यादा ट्रेन कहूं रद्द होए तो बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में होए कि नहीं होए। यात्री मन पर ट्रेन नहीं है, कोयला ढुलाए पर जरूर हावे काकर पर है, हाँ ओकरे पर हरे यरू साहु जी प्रदेश अध्यक्ष भी सांसद भी है। एक बार तो ट्रेन रद्द होते कर बयान तो दे देते, एक बार डीआरएम ले चिट्ठी लिख देती, एक बार रेल मंत्री कुछ बोल देती, एक ठक नहीं। एक राज्य में एयरपोर्ट बंद रही चलत मेरी सामान शुरू करे, बिलासा देवी के नाम से वो एयरपोर्ट ला रखे और वो जिन प्लेन चलत रही से तेनुल बंद कराए काम ही मन करे कि नहीं करे। अभी मैं आप मन जानकारी देना चाहता हूं, वो एयर स्ट्रिप की लंबाई बढ़ना चाहिए, वहां नाइट लैंडिंग की व्यवस्था होना चाहिए। एक बार हम जमीन के मांग करें, कोनो समय सेनल देगी से सेनल वो जमीन देगी से वापस मांगे कि हम एयरपोर्ट पर जमीन चाहिए, तो मन कहे कि को पैसा हमारे लौटा दे, हम तोला जमीन दे देबो। मैं कहे 90 करोड़ रुपया है, तुरंत वो बजट में शामिल करें, वो पैसा वापस कर दें। अभी फिर कि 90 करोड़ नहीं, वो पुराना रेट है, अभी बाजार के दर से दे दे। हम कह दें लेकिन बिलासपुर का एयरपोर्ट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक के ऊपर अनुमति नहीं मिले, काबर के अड़ंका लगाना चाहते, जैसे तुम ट्रेन ला बंद करे जैसे प्लेन ला बंद करे। तो आज एक मन के हाथ में न प्रदेश संभला थे, न देश संभला थे, न महंगाई कम हो थे, न ट्रेन चला थे, न प्लेन चला थे। तो ऐसा अब कहा थे डबल इंजन के बनाओ, ये डबल इंजन के सरकार बने रही से 15 क्विंटल के धान 10 क्विंटल हो रही से,
ये डबल इंजन की सरकार रही से तो बोनस मिला तो बंद हो और 200-300 रुपये देव के तेल नहीं दी 2 साल के बोनस ला हम चिढ़ाए बर और कहे तेल नहीं देवे तो हम देवो तो रमन सिंह विधानसभा में कहा थे ये रश्मि और शैलेश बैठे रही रमन सिंह खड़ा हुई वो कैसे बघेल जी आप तो 2 साल का बोनस दूंगा बोले थे जो मैंने वादा किया था मैं के तो लाज नहीं लगे डॉक्टर ते वादा करे तो ते नहीं दे दो मोला तेल कहा था लेकिन वो किसान के बात है मैं मोदी जी चिट्ठी लिखे काबर की बोनस दे बर रोक भारत सरकार लगा है मैं के अनुमति भर दे दे छत्तीसगढ़ के किसान लोग रमन सिंह जी 2 साल के बोनस नहीं देते फिर से दूंगा भरोसा है ना हाँ ओकर मन के बात के कोई गारंटी नहीं है ओकर मन के गारंटी भरोसा नहीं है लेकिन जैन बात राहुल जी की जैन बात प्रियंका जी की वो बात वो गारंटी के भरोसा है ना आपके बाद पक्का बिलासपुर की सबो विधानसभा पक्का हाथ उठा बताओ बिलासपुर की सबो पिछले समय 2 टिक मिले रही भाई हाँ ब्याज सहित सीधा छक्का एक अजय अच्छा सेठ लगा खर्चिया भेजू मैं बहुत देर तक नहीं रहना चाहूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब दूसरा चरण के नामांकन समाप्त होने के बाद भी का करबो तो नहीं बोले ठीक है ना लेकिन हमार सरकार हम सत्ता मान ओकर बावजूद भी ई बिलासपुर में राहुल जी आए रही से अब कहा कि जाति जनगणना कराओ के ना सरकार बनी जाति जनगणना कराओ दूसरा बात राहुल जी यहां 7.5 लाख परिवार के आवास के पहली किस्त जारी करी और प्रियंका जी कांकेर में केस के 17.5 लाख गरीब मतलब आवाज दे के काम करवो केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे या मत दे लेकिन कांग्रेस के सरकार गरीब के सरकार ये आवाज बना के रही कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 तीसरा अभी आज 30 तारीख के कल इंदिरा जी के शहादत दिवस जिन देश के खातिर अपन सब कुछ त्याग दे रही से और बाद 1 तारीख आई 1 तारीख राज्य स्थापना दिवस भी है और साथ साथ धान खरीदी भी शुरू हुई 20 क्विंटल खरीदी हुई और ओकरे साथ मैं यूं घोषणा करें कि ये साल भी पिछले साल की तरह किसान के कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अब भाजपा वाला उनके पेट में पीड़ा हो कर्जा कावर माफ करा था तो मैं तोला नहीं मांगा था मैं और ते उद्योगपति मन के 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दे तो हम तो कहीं नहीं कहे और मैं किसान की कर्जा माफ करा था कांग्रेस सरकार करे तो तुम्हारा तकलीफ होते वही प्रकार से जे राहुल गांधी जी परसों ये घोषणा करी जिन तेंदुपत्ता संग्राहक है 12.5 लाख वो में के 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से मन तेंदुपत्ता खरीदन देश में सबसे ज्यादा लेकिन वो मतलब साल में एक बार अतिरिक्त 4,000 रुपया हर परिवार ला दे घोषणा राहुल जी करे ओकरे साथ महुआ है इमली है आमचूर है लघु उपज है समर्थन मूल्य में 10 रुपए वृद्धि की घोषणा राहुल जी करे साथ ही क्योंकि बिलासपुर में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी है कॉलेज भी है मेडिकल कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज है डिप्लोमा है राहुल जी घोषणा करे जब का भी शासकीय महाविद्यालय है चाहे आईटीआई हो चाहे डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग हो मेडिकल हो मतलब केजी से लेके पीजी तक
कोई फीस दे के जरूरत नहीं है, निःशुल्क पढ़ाई हुई, ना एडमिशन फीस ना ट्यूशन फीस। देश में कहूं नहीं है जन छत्तीसगढ़ में हो। एक बार जोरदार लड़का मन के भविष्य पर ताली बजा के स्वागत करो। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना 5 लाख तक के होदरी से वो बढ़ा के 10 लाख रुपया कर देंगे, ठीक है। और भूमिहीन श्रमिक न्याय है, कल राहुल जी घोषणा करी 7,000 रुपये मिला थे, वो 10,000 रुपया कर दे। तो अब आप मन के मैं अब के पूछना चाहता हूं, कांग्रेस घोषणा करे तेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है? कार के 5 साल तुम्हारे संकट में, सुख में, दुख में हर समय खड़े रही और हर वादा निभाए। तभी 9 ठक तो हमारे नेता मन वादा करे हैं, अभी आधा दर्जन से ज्यादा प्रियंका जी आप मन के बीच में घोषणा करी है, ठीक है? तैयार हो? तो अब इसे कि प्रियंका जी के भाषण के पहली कांग्रेस के थीम सॉन्ग लॉन्च करना है। तैयारी हो गए? तो थीम सॉन्ग शुरू किया जाए। समृद्ध नवा छत्तीसगढ़ का परचम हम तुम लहराएंगे, समृद्ध नवा छत्तीसगढ़ का परचम हम तुम लहराएंगे, और छत्तीसगढ़ याद हो चुके हैं, फिर से कांग्रेस लाएंगे, आओ फिर से कांग्रेस लाएंगे। जितना काम किया है उसका उतना करके दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ को देश का सबसे बढ़िया राज्य बनाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे। जीर्णोद्धार हुआ स्कूलों का, जो बन के वो खोल रहे, आत्मानंद स्कूलों में अब बच्चे इंग्लिश बोल रहे, मेडिकल के कॉलेज खोले हम डॉक्टर बन पाएंगे, नीट जेईई के जैसे मुफ्त में कोचिंग पाएंगे, हाँ मुफ्त में कोचिंग पाएंगे, छत्तीसगढ़ याद ठान लिए हैं, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे। कर्ज माफी से हटवाना, किसानों में खुशियां छाई, 20 क्विंटल धान खरीदी से उम्मीदें लहराई, सरकार बनेगी धान की कीमत और भी ज्यादा पाएंगे, छत्तीसगढ़ याद ठान लिए हैं, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे। एक बोर तेंदू पत्ते की कीमत हुई है 4,000, और 4 लाख की बीमा का भी बना दिया हमको हकदार, बेच बनोपज जीवन को हम और खुशहाल बनाएंगे, छत्तीसगढ़ याद ठान लिए हैं, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे। धनवंतरी में है सस्ती दवा, क्लिनिक लगता है हर हाट बाजार, स्वास्थ्य सुरक्षा देकर जीवन का मजबूत किया आधार, और भी लोगों से नकदी को 25 लाख मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ याद ठान लिए हैं, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे, फिर से कांग्रेस लाएंगे। हम कांग्रेस को इस बार भी पूरे बहुमत से जिताएंगे,
फिर से कांग्रेस सरकार। कैसे लगी? बढ़िया है। तो प्रियंका जी बुलाओ तो जोरदार ताली बजाओ। कांग्रेस पार्टी, नारा भी लगना चाहिए, ताली भी बजना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ताली बजते रहना चाहिए जब तक प्रियंका जी नहीं आ जाए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। नमस्कार सब भैया बहनी दीदी दाई मल्ला जौहार। आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, श्री चरणदास महंत जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, श्री शैलेश पांडे जी, विजय केसरवानी जी, सियाराम कौशिक जी, दिलीप लहरिया जी, श्री राम शरण यादव जी, श्री राजेश तिवारी जी, श्री अरुण सिंह चौहान जी, श्री विजय पांडे जी, श्री प्रमोद नायक जी। आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के सभी नेता पदाधिकारीगण, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। बिलासपुर पहली बार आई हूँ। एक बार मेरे साथ माँ महामाया देवी जी की जय बोलिए। माँ महामाया देवी जी की जय। अर्पा मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वीरांगना विलासा देवी केवट जी की धरती है। गुरु घासीदास जी और माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी इस धरती पर आकर मैं प्रणाम करती हूँ। अपना भाषण शुरू करने से पहले बघेल जी ने मुझे कहा है कि कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 हैं, 700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी हो जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तिवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो ये कुछ नई घोषणाएं हैं, आशा है आपने ध्यान से सुनी। देखिए,
आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई के समय बिलासपुर आए थे। ये लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और खास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और उन्होंने खास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आईं और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आजादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो मैंने सुना है कि जहां से उन्होंने भाषण दिया, जहां वो बैठे थे, वहां से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आजादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने सुना कि जहां वो बैठे थे, जहां से भाषण दिया था, वहां पर कुछ बहनें गई, किसी ने थोड़ी सी धूल उठा ली, किसी ने एक ईंट ले ली और घर में रख ली और उसके प्रति, उन ईंटों के प्रति, उस धूल के प्रति उन्होंने उन श्रद्धा अपनी व्यक्त की और घर में रखी। तो ये श्रद्धा क्या है जो नेता और जनता के बीच होती है? हम लोग आते हैं, आप फूलों से हमारा स्वागत करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। ये जो भावना है, ये एक तरफी भावना नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके मन में ये श्रद्धा है, ये हमारे दिलों में भी श्रद्धा होनी चाहिए आपके लिए। मैंने खुद देखा, किसी ने इंदिरा जी की बात की, बघेल जी आपने भी कहा कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। मुझे एक छोटी अपनी बात याद आई। मैं 12 साल की थी, उस दिन सुबह 9 बजे 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी, तो हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे, पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे, माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है, तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूं कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी मां समान थी हमारे, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी। 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूं, मैं बताऊंगी क्यों। 7 साल बाद, मैं 19 साल की थी,
इसी तरह की घटना मेरे पिता के साथ घटती है और मैं अपने पिता का छलनी शरीर, खून से लथपथ शरीर घर लाती हूं, फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती, फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूं क्योंकि जब हम अपनी बीती हुई पीढ़ियों की बात करते हैं, जब हम इंदिरा जी की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, राजीव जी की बात करते हैं, तो हमारी आलोचना करने वाले एकदम से परिवारवाद की बात उठाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये परिवारवाद नहीं है, ये देश के प्रति एक भक्ति है जो टूट नहीं पा रही है। और ये एक श्रद्धा है दिल में आप सबके लिए, आपके लिए जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनों आपके लिए, मेरे भाइयों आपके लिए, जो इस देश का किसान है उसके लिए, जो दिन रात एक करता है उस खेती के में से कुछ बनाने के लिए, उपज करने के लिए, हमें खिलाने के लिए, जो अन्नदाता है इस देश का, उसके लिए आस्था है। जिसका बेटा जवान बनके सेना पे तैनात होता है हमारे लिए, जो मेरी दादी की तरह, मेरे पिताजी की तरह इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, उसके प्रति आस्था है। और ये कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, ये आस्था कभी नहीं तोड़ पाएंगे, ये देशभक्ति कभी नहीं तोड़ पाएंगे। और आज चुनाव के मंच पर ये बातें इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप समझें कि आज ये देश, आपका प्रदेश कहां पे खड़ा है, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, देश की परिस्थितियां क्या हैं, क्या हो रहा है आपके आसपास। इन चीजों को जागरूकता से समझें और गहराई से इनके बारे में आप सोचिए। और जब आप वोट देते हैं, जब आप अपना समर्थन किसी एक राजनीतिक दल को देते हैं, तो अच्छी तरह से पहचानिए कि उस राजनीतिक दल का मकसद क्या है, क्या उनके नेताओं के दिलों में आपके लिए वही आस्था है कि नहीं, क्या देशभक्ति सचमुच है या सिर्फ कहने के लिए है, दिखाने के लिए है। कैसी घोषणाएं करते हैं, क्या घोषणाएं पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या इनके प्रदेशों में जहां इनकी सरकारें चल रही हैं, जहां इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, क्या ये घोषणाएं पूरी हो रही हैं कि नहीं। ये सब चीजें मैं चाहती हूं कि आप एकदम जागरूकता से समझें, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, इससे यही देश, इसी देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसके प्रति सिर्फ मेरे दिल में नहीं लेकिन आपके दिलों में भी बहुत देशभक्ति है। तो मैं चाहती हूं कि आप समझें, आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से आपके प्रदेश को केंद्र की सरकार की कुनीतियों से बचाया है और आपको बचाया है। कोरोना आया, कोविड था, देश भर में यहां भी संकट थी, जहां अन्य प्रदेशों में मदद नहीं दी गई, यहां आपको उसका सामना करने के लिए सहायता मिली। किसान भाई हैं, मैंने आपकी बात की, आप अन्नदाता हो, आप ही के बेटे इस देश की सुरक्षा करते हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने आपको राहत नहीं दी होती तो बाकी देश के किसानों की तरह आप परेशानियों से घिरे होते, मुश्किलें बढ़ती चली जाती आपके लिए। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद सब महंगा हो गया है। जब आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपको सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। यही उम्मीद रखती है जनता आज सरकारों से कि देखिए, आप ज्यादा नहीं मांगते और मांगना चाहिए। आप तो आज के दिन सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, हमें संकट है,
परेशानियां हैं, इस जीवन को जीने में हमें हमारी सहायता कर दो। यही मांग रहे हैं आप, इससे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। ये मूल सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, बिजली, पाठशाला, ये मूल सुविधाएं हैं, आपके हक है ये। फिर भी आप श्रद्धा पूर्वक यही मांगते हैं और कहते हैं चलिए ये दे दीजिए, हमें सुविधा मिल जाएगी, हमारे बच्चों को रोजगार दे दीजिए, हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक मौका दीजिए। ये बड़ी बातें नहीं है, ये सरकारों के कर्तव्य होते हैं कि आपके लिए किया जाए। कोई एहसान नहीं होता आप पर। यहाँ तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस के भाई बहन हैं। आप क्या मांग रहे हैं? कई सालों से आपकी क्या मांग रहे हैं? कि आपको पुरानी पेंशन मिल जाए। क्यों? कोई बड़ी बात नहीं है ये। आप 20 सालों से काम करते हैं, देश सेवा करते हैं, तो एक उम्मीद रखते हैं ना कि कम से कम जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें पेंशन मिलेगा, सुरक्षा मिल जाएगी। आज आपको मालूम नहीं है कि आपके पेंशन के पैसे कहाँ जा रहे हैं। कल को कुछ हो जाए मार्केट में और आपकी सारी कमाई गवा देंगे। तो ये बड़ी मांगे नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ इससे ज्यादा मांगना चाहिए, बहुत ज्यादा मांगना चाहिए। महिलाएं अपना हक मांगती हैं। 33% आपको पंचायतों में आरक्षण मिला, कांग्रेस की सरकार ने दिया। अब आप देखिए कि केंद्र सरकार की क्या ये नियत है कि आपको देंगे आरक्षण। बिल तो पास कर ली, लेकिन आप जब गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बिल पास किया है, ये तो 10 सालों के लिए लागू ही नहीं हो सकती। 10 सालों के लिए आपको आपका हक मिलने नहीं वाला है। लेकिन मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है, पब्लिसिटी बड़ी हो रही है, इवेंटबाजी बड़ी हो रही है। तो इसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि जो घोषणाएं हैं, जो आपके लिए योजनाएं सरकारें लाती हैं, जो नेता आपके मंच पे खड़े होकर आपको बताते हैं, इनकी सच्चाई को परखिए, अपना खुद का अनुभव देखिए। आप लोग के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप वोट दे देते हैं, तो आपने नेता को तो बिगाड़ दिया ना। वो तो जानता है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो क्या हो गया, धर्म की बात कर लेगा, आपका वोट मिल जाएगा। आपको पानी नहीं मिल रहा है, महंगाई से राहत नहीं मिल रही है, तो क्या हो गया? उसको ये नहीं लगता कि उसकी जिम्मेदारी है करने की। वो तो सोचता है कि चलो चुनाव आएगा, 2-4 खोखली घोषणाएं कर देंगे, धर्म की बात उठा लेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और वोट मिल जाएगा, हमारी नैया पार, हमारी सरकार बन जाएगी और 5 साल मौज ही मौज। तो ये बातें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपका प्रदेश आज जहां पहुंचा है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है और किसी की मेहनत से पहुंचा है। आपकी मेहनत से पहुंचा है, बघेल जी की मेहनत से पहुंचा है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहुंचा है। आज अगर छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में है, क्या आप सोच सकते थे कि बस्तर की रागी और मिलेट, जहां वो प्रोडक्शन यूनिट डाला, वो आज दुनिया की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रहा है? क्या आपने सोचा था कि जहां आप आवारा पशु की समस्या से जूझ रहे थे, दिन रात खेती की चौकीदारी करनी पड़ रही थी, वो इस तरह से सुलझाई जाएगी कि आप उसमें से कमा भी पाएंगे, कि गोबर को भी आपसे सरकार खरीद के उसका कुछ बना देगी? क्या आपने सोचा था कि रोजगार के मौके छत्तीसगढ़ में इतने मिल जाएंगे कि बाहर से जो पलायन करके गए थे वो वापस आकर खेती किसानी और रोजगार यहाँ पे करना चाहेंगे? क्या आपने सोचा था कि आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जो आपकी हर छोटी छोटी समस्या को पहचान कर उसको सुलझाने की कोशिश करेगी? मुझे नहीं लगता कि जब 5 सालों पहले हमारी सरकार बनी थी तो आप सोच सकते थे कि आपके प्रदेश की कितनी तरक्की हो सकती है। लेकिन आज ये सोच नहीं, ये आपका अनुभव है। आपने देख लिया है कि किस तरह से आपकी सरकार ने आपके लिए काम किया। मैं आज खैरागढ़ से आई हूं। वहां के सुप्रसिद्ध कवि थे मुक्तिबोध जी, आपको नाम मालूम है?
मुक्ति बोध जी कहते थे, अक्सर पूछते थे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। शायद आपने सुना होगा, और मैं यही पूछने के लिए आज यहां खड़ी हूं कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है। आप कैसी राजनीति चाहते हैं इस देश में? आप क्या ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति चाहते हैं जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने में व्यस्त रहे? कि आप एक ऐसी पॉलिटिक्स चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, काम करके दिखाए, जिसका मुख्यमंत्री यहां आके खड़ा होके दावे से कह सकता है मैं अगला चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है और मैं ये काम जारी रखूंगा। तो आप चुनिए कि आपको किस तरह की राजनीति, किस तरह की सरकार चाहिए। धरातल पे काम दिखना चाहिए। बड़े बड़े इवेंट्स, बड़ी पब्लिसिटी की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। देख लीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि बड़ी बड़ी मीडियाबाजी हो रही है, ठीक है, देख लीजिए, लेकिन समझ लीजिए इसको, खोखली बातें कौन कर रहा है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। 18 सालों से इनको ये बात नहीं सूझी कि बहनों को थोड़ी बहुत राहत हर महीने देनी चाहिए। 18 साल से नहीं सूझी। 2 महीने पहले लाडली योजना निकल गई। लाडली योजना के तहत अब धड़ाधड़ पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को। तो भाई 18 साल के लिए क्यों नहीं दिए? 18 सालों से सरकार है, आपको मालूम है 3 सालों में 21 रोजगार दिए इन्होंने। 21 रोजगार। शर्म आनी चाहिए आपके सामने, अपना मुंह दिखाना है इनको। ये मोदी जी आपको कह के गए थे कि नहीं कि करोड़ों रोजगार बनाएंगे, कहीं कहाँ गए वो रोजगार? कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तमाम नौजवान खड़े हैं, कहाँ भाई केंद्र से तुम्हें रोजगार मिला? ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपके प्रदेश में ऐसी सरकार है जो अभी भी आपको रोजगार दे रही है, वरना इनकी नीतियों से अगर आपका प्रदेश चलता 5 सालों में तो साथ में देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, 17 बलात्कार एक दिन में, यहां से वहां तक जाने की सुरक्षा नहीं, और कहते हैं कि लाडली योजना निकालेंगे। तो समझ लीजिए कि काम करने के लिए ना, जैसे आपकी सही नियत होनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं खेती में, अगर आप चाहें तो आप भी बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, कुछ नहीं करिए, उपज नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, आप भुगतेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से आप काम करेंगे और अच्छी उपज आएगी और अच्छी तरह से सारी खेती हो जाए, वो तो उपज आ सकती है। मान लो परिवार में 2 बेटे हैं, एक की नियत ऐसे ही है और एक की अच्छी नियत है। पिताजी दोनों को कुछ दे देते हैं कि लो, ये लो थोड़े से पैसे, अब इसका कुछ बनाओ तुम। जिसकी नियत खराब है वो जाके जुआ खेलेगा, इधर उधर कुछ पी लेगा, छोड़ देगा, पैसे गवा देगा। जिसकी नियत अच्छी है वो कुछ कमा के लाएगा, नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा, शायद खेती में जाके खेती कर ले। तो नियत एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप जब बच्चों के लिए रिश्ता तय करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई वो दूसरा परिवार है, उसकी नियत क्या है, लड़का कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, झूठ बोलने वाला है, सच बोलने वाला है। सबसे पहले तो यही देखते हैं। इसी तरह से आप नेताओं से पूछो ना, नेताओं को क्यों छोड़ देते हैं? नेताओं से पूछो नियत क्या है भाई तुम्हारी। यहां आके तुमने घोषणा की, कुछ किया नहीं, तो वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई? आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? जिम्मेदार बनाओ नेताओं को, हमें जिम्मेदार बनाओ। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अगर बघेल जी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो क्या ऐसी सरकार देते आपको जो दिन रात एक कर लेती आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते जिससे आपको राहत मिले, आप आगे बढ़ पाए। बस्तर जैसी जगह जो हिंसा के लिए जानी जाती थी, आज देश भर में रागी, कोदा, ये सब इन चीजों के लिए जानी जाती है। आपकी संस्कृति विश्व का जो सबसे बड़ा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आदिवासियों के लिए कहाँ हो रहा है आज? छत्तीसगढ़ में हो रहा है।
तो अगर नीयत सही नहीं होती तो ये सब काम नहीं होता। तो सीधी सी बात करने आई हूं आपसे। देखिए, जब आप वोट डालने जाएंगे, जागरूक बन के डालो, जागरूक बन के डालो और अपनी परिस्थितियों को समझ के डालो, अपने ही अनुभव पे डालो। मैं कह रही हूं इसलिए मत डालो, बघेल जी कह रहे हैं इसलिए मत डालो, कोई और नेता किसी और पार्टी का आके कह रहा है इसलिए मत डालो। अपने अनुभव को देखो, मिला है कि नहीं मिला है, तरक्की हुई है कि नहीं हुई है, किस तरह से आपका गांव आगे बढ़ा है, आपका देश क्या आगे बढ़ रहा है कि पीछे चले जा रहा है। जो नेता सामने आ रहा है वो आपको आगे बढ़ाने की बात, विकास की बात, रोजगार की बात, महंगाई घटाने की बात कर रहा है या धर्म की बात कर रहा है, आपको एक दूसरे से लड़ाने के लिए। जागरूक बनो, जागरूक बनोगे तो तुम्हारा भविष्य कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ी देशभक्ति यही है बहनों और भाइयों, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि ये जो वोट है तुम्हारा, ध्यान से सोच समझ के जागरूक बन के तुम डालो और ऐसी पार्टियों को बढ़ाना बंद कर दो जो आपका ध्यान हटा देती हैं। आपका ध्यान अर्जुन के ध्यान की तरह होना चाहिए, एकदम केंद्रित। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख से अपना ध्यान नहीं हटाया, अपने भविष्य से अपना ध्यान मत हटाओ। पूरी काबिलियत है कांग्रेस पार्टी में, पूरी काबिलियत है आपके भविष्य को मजबूत बनाने की, पूरी काबिलियत है, इच्छा है, नियत है, ताकत है और हम करके दिखाएंगे। और हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत और अपनी नियत दिखाई है आपको। आप चाहे किसी भी वर्ग को ले लीजिए, ओबीसी वर्ग को लीजिए, देखते हैं भाजपा क्या कहती है। कई सालों से कह रही है कि हम ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब कांग्रेस ने ये मांग उठाई कि भाई जातिगत जनगणना करो, गिनो कि ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, गिनो, तभी तो तुम मदद कर पाओगे। अगर पता ही नहीं है तो मदद कैसे कर पाओगे। जैसे ही हमने ये मांग उठाई, बहाने शुरू, बोलती बंद। क्यों? अगर नियत सही होती तो मुंह क्यों बंद हो गया जब हमने ये बात उठाई। और ये जातिगत जनगणना है क्या और किससे फायदा होगा, इससे कैसे फायदा होगा? ये यही बात है कि गिन लो, देखो देश में कौन कौन है, क्या सुविधाएं सबको मिल रही हैं, क्या सबको न्याय मिल रहा है। 84% ओबीसी एससी एसटी की संख्या बिहार में है, उन्होंने गिनती की। और अगर आप देश के बड़े बड़े मीडिया घर देखोगे, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं देखोगे, देश के सबसे जो बड़े सचिव हैं उनको देखोगे, विश्वविद्यालय के जो चांसलर्स हैं उनको देखोगे, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 84% जो संख्या है हमारी आबादी की, उनको न्याय मिल रहा है इन पदों पर? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो फिर से बड़ी बड़ी बातें, धरातल पे कुछ नहीं। महिलाओं के साथ बड़ी बड़ी बातें, इवेंटबाजी, बिल पास हो गई, धरातल पे कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने, सुन लीजिए, 22,000 घोषणाएं की हैं, 22,000 घोषणाएं की हैं। उनको खुद ही याद नहीं होगा कि क्या घोषणाएं हैं ये 22,000, क्योंकि शुरू से याद रखना ही नहीं था, नियत ही नहीं थी। बस यही था जो अभी कर रहे हैं। लाडली बहना दो महीने पहले घोषणा कर दी, 2 महीने बाद अगर जीत जाते तो भूल जाते। तो अब ये सब परिस्थितियां जो है, नेताओं का तो नुकसान नहीं हो रहा है, सब अच्छे खासे हैं, सबको अच्छी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, सबके अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं। मोदी जी ने तो देश की संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप ही दी है, जहां से आपको रोजगार मिलता था। बड़े बड़े जो पीएसयू थे, बीएचईएल, एचएएल, सौंप दी, कोड़ियों के दाम में बेच दी, जो नहीं बेची वो दे ही दी। वो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके इतने बड़े महल हैं कि भगवान जाने क्या करते हैं इतने बड़े महल में 2-4 लोग रहकर। उनके बच्चे फूल रहे हैं, फल रहे हैं, और संपत्ति आपकी है।
यहां क्या काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में? आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में जा रही है। ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे आपकी संपत्ति वापस जाए। हम कहते हैं ओपीएस के लिए पैसे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कर्नाटका में, राजस्थान में दे रही है। ये कहते हैं कि नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास ओपीएस के लिए पैसे नहीं है तो बताइए, आपने हजारों करोड़ रुपए अडानी जी, अंबानी जी के कैसे माफ कर दिए? कर्ज माफ किए इन्होंने इतने बड़े बड़े। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो अच्छा खासा हमारा संसद भवन चल रहा था, इसके सुंदरीकरण को क्या जरूरत थी आपको 20,000 करोड़ रुपए खर्चने के लिए? आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हो दिल्ली में 27,000 करोड़ का। मोदी जी का हवाई जहाज जिसमें वो पूरे देश का दौरा लगा आए हैं 8,000 करोड़ का है। 2 खरीदे हैं 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज। एक इंसान हमारे प्रधानमंत्री उसमें पूरे दुनिया का दौरा कर रहे हैं। यहाँ किसान रोता है, किसान संघर्ष करता है, किसान सड़कों पे उतरता है, उनके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। और जो काले कानून जिसके लिए किसानों ने संघर्ष किया, उनको कब हटाया जाता है ये भी समझ लीजिए। चुनाव से 2 महीने पहले, चुनाव तक किसान मर जाए, आपके मंत्री के बच्चे उनको कुचल दे जीपों के नीचे, कुछ भी हो जाए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप किसी के से बात तक नहीं करेंगे। चुनाव आने लगा, लोग कानून वापस। तो ये राजनीति जो है ना, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नकारात्मक है इस देश के लिए। और आज यहां खड़े हुए इंदिरा जी की पुण्यतिथि के 1 दिन पहले मैं आपको कहना चाहती हूं कि जिन देशभक्तों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, उसे व्यर्थ मत कीजिए। आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, सिर्फ मेरी दादी या मेरे पूर्वज नहीं थे। आपने सुना छत्तीसगढ़ की, यहाँ की, बिलासपुर की महिलाओं ने अपने जेवर दिए गांधी जी को कि लो लड़ो, हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ। तो एक बहुत बड़ी चीज है ये वोट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप एकदम सोच समझ के डालो। ये आपकी देशभक्ति का मौका है। अब अपनी देशभक्ति दिखाओ, ऐसी राजनीति को नकारो जो आपको तोड़कर, आपको गरीब रखकर खुद सफल हो रही है। जब आपको रोजगार नहीं मिलता, जब आपके नौजवान बच्चे रंज से भरे हुए, गुस्से से भरे हुए कि हमने पढ़ाई लिखाई की, हमने भर्ती के इम्तिहान दिए, अभी भी नौकरी नहीं मिली है, गुस्सा होता है अंदर। मेरे भी नौजवान बच्चे हैं, समझती हूं मैं कि नौजवानों की कैसे सोचते हैं नौजवान। इतना संघर्ष करते हो आप उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, इतना संघर्ष करते हैं वो पढ़ने के लिए, भर्ती की परीक्षा दे देकर थक जाते हैं। कभी घोटाला होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। कौन फायदा उठा रहा है इससे? कभी सोचा है आपने? आपका तो फायदा नहीं हो रहा है। जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है उसी में गुस्सा होता है, उस गुस्से का फायदा उठाया जाता है। जब धर्म की बातें होती हैं, लड़ाने की बातें होती हैं, उस गुस्से का फायदा उठाया जाता है। उसी नौजवान का इस्तेमाल होता है गलत तरह की राजनीति के लिए। तो अब आपके हाथों में है ये सब बातें। अगर आपको एक अच्छी राजनीति चाहिए जो आपकी भलाई के लिए काम करे, तो आप सोच समझ के अपना वोट डालो। और मैं जानती हूं कि सोच समझ के वोट डालोगे तो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट जाएगा आपका, क्योंकि आपको 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है। तो आप अपने अनुभव पे जाओ, जो बातें मैंने आज करी हैं उनको ध्यान से सोचो उनके बारे में, और जब वोट डालने जाओगे तो 5 साल और इस सरकार को लाओ जो इस तरह की स्कीम, इस तरह की योजनाएं ला रही है जिससे आप सक्षम बन रहे हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, हो सकता है मैंने एक आध बात छोड़ भी दी होगी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, जो आपने छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो घोषणाएं की है उसके लिए हम आभारी हैं। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। मैं और सभी प्रत्याशी सामने आ जाए। मैं हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी के आभार के साथ ही मैं वरिष्ठ आदिवासी नेता कोटा विधानसभा क्षेत्र के विधि राम सिद्धार संजय जायसवाल जी अपने साथियों के साथ आज कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें कांग्रेस का गमछा पहना करके उनके कांग्रेस प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करे। साथ ही बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता अशोक तिवारी जी, जो अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, भरत सिंह ठाकुर जी, विवेक कौशिक जी अपने 150 साथियों के साथ कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं। उनके लिए मैं चाहूंगा कि उनको भी कांग्रेस प्रवेश की घोषणा करें। और मैं प्रियंका गांधी जी, भूपेश बघेल जी, विजय जांगीर जी एवं जो आज के आम सभा को सफल बनाने के लिए हमारे अनेकों कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार 3 दिनों